प्रिय विद्यार्थियों, लास्ट टर्म पे हम लोग पदार्थों के प्रकार यानी ठोस, द्रव, गैस के बारे में पढ़ चुके थे। अब हम लोग देखिए, जब हमने प्रकृति के अंदर देखा, हमने सबसे पहले पदार्थों की अवस्था के आधार पे देखा। कुछ पदार्थ ठोस होते हैं, कुछ द्रव होते हैं, कुछ गैस होते हैं। अब हम लोगों ने पदार्थों का एक वर्गीकरण और चेक किया कि पदार्थ ठोस, द्रव, गैस तो होते ही हैं, लेकिन पदार्थ हमारे दो तरह के होते हैं। एक होता है शुद्ध पदार्थ, एक होते हैं अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध को कहा जाता है प्योर सब्सटेंस या प्योर मैटर, और दूसरे हैं अशुद्ध का मतलब है इम्प्योर मैटर। ठीक, शुद्ध का मतलब क्या होता है, अशुद्ध का मतलब क्या होता है? जैसे आपके यहाँ पर जो दूध या है वो अगर दूध लेकर के आ रहा है, अगर वो दूध में बिना किसी मिलावट के देता है तो हम क्या कहते हैं कि ये शुद्ध दूध देता है। और अगर उसके अंदर उसने पानी मिला दिया तो हम क्या कहते हैं, उसने अशुद्ध दूध दिया है। घी होता है, अगर घी हमारे पास बिल्कुल सादा आ रहा है, यानी जैसा गाय भैंस के दूध से शुद्ध प्राप्त हुआ, तो उसे कहेंगे हम ये शुद्ध घी है। और अगर मान लीजिए उसके अंदर किसी डालडा की, तेल की मिलावट कर दी गई तो हम कहेंगे ये अशुद्ध घी है। तो जिन चीज़ों में मिलावट होती है वो तो अशुद्ध हो जाती हैं, और जो चीज़ें मिलावट नहीं होती उन्हें हम शुद्ध चीज़ें कहते हैं। प्रकृति में बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रकृति में बहुत सारे पदार्थ हैं, कुछ शुद्ध हो सकते हैं, कुछ अशुद्ध हो सकते हैं। तो हमारे पास दो तरह का वर्गीकरण देखने को मिलता है। अब देखिए, शुद्ध पदार्थ इसका मतलब जिसमें कोई मिलावट नहीं है। जैसे हम देखें जल, जल का सूत्र क्या है, H2O। तो जल में देखिए प्रत्येक कण किसका रहेगा, H2O का ही रहेगा। आपने जैसे एक गिलास पानी लिया, उस पानी में लाखों करोड़ों की संख्या में कण हैं, सारे के सारे कण H2O के हैं, अर्थात उसमें कोई प्रकार की मिलावट नहीं है। तो जल अपने आप में कैसा हो गया, शुद्ध पदार्थ हो गया। ठीक, नमक है, आपने नमक का सूत्र पढ़ा होगा NaCl। आपने एक क्रिस्टल लिया, नमक का एक टुकड़ा लिया, आप उसको चूर्ण बना दीजिए, उसके प्रत्येक टुकड़े का अगर सूत्र निकलेगा तो क्या निकलेगा, NaCl ही निकलेगा। अर्थात उस नमक में कोई तरह की मिलावट नहीं है। तो वो कैसा पदार्थ हो गया, शुद्ध पदार्थ। इसके अलावा हाइड्रोजन गैस है H2, इसके अलावा नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है। कोई भी तत्व हो वह हमेशा कौन सी अवस्था में मिलता है, शुद्ध अवस्था में। दूसरा देखते, हम लोग क्या करते हैं, चीनी और पानी का मिश्रण बना लेते हैं। पानी के अंदर एक चम्मच चीनी डाल दिया। अब आप ये नहीं कह सकते कि ये शुद्ध पानी है, या ये नहीं कह सकते ये शुद्ध चीनी है, बल्कि अब जो पदार्थ बना है, अब जो नया पदार्थ बन करके आया है, वो कैसा हो चुका है, अशुद्ध हो चुका है। तो बात आप समझ गए होंगे, शुद्ध पदार्थ वो हैं जिनमें किसी तरह की मिलावट नहीं होती, और अशुद्ध पदार्थ वो होते हैं जिनमें मिलावट होती है। केमिस्ट्री के हिसाब से ये वर्गीकरण काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि लगभग यही वर्गीकरण सारा का सारा टिका हुआ है। तो देखते हैं, यहाँ पे पदार्थ हमारे पास होते हैं दो प्रकार के, एक शुद्ध पदार्थ है, एक अशुद्ध पदार्थ है। शुद्ध पदार्थ वे हैं जिनमें किसी तरह के अन्य दूसरे पदार्थ की मिलावट नहीं होती है। दूसरी बात, अभी अभी मैंने बताया, एक गिलास पानी लिया तो उसके सारे के सारे कण किसके बने होने चाहिए, H2O के। पानी के सारे कण कौन से होने चाहिए, H2O के। नाइट्रोजन से भरा एक गुब्बारा ले लिया, सारे कण किसके होने चाहिए, नाइट्रोजन के। वे पदार्थ जिनके सभी कण एक समान होते हैं तथा उनमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं होती, कौन से कहलाते हैं, शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। अब इसमें दो प्रकार के पदार्थ देखे गए हैं, एक तो होते हैं तत्व और एक होते हैं यौगिक। तत्व किसे कहते हैं, वे पदार्थ जो परमाणु या अणु के रूप में, जो समान प्रकार के परमाणु या अणुओं से मिलकर के बने होते हैं, क्या कहलाते हैं, तत्व कहलाते हैं। फिर से सुन लीजिए, मैं एक एक बात फिर से बता रहा हूँ। पदार्थ हमारे पास दो प्रकार के, एक शुद्ध होते हैं, एक अशुद्ध होते हैं। शुद्ध वो हैं जिनमें कोई मिलावट नहीं है, जिनके सभी अवयवी कण समान होते हैं। अब इनमें हम तत्व की बात करते हैं। तत्व हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं परमाणु और एक होते हैं अणु। ठीक, तो किसे कहेंगे तत्व, किसे कहेंगे, वे तत्व जिनके अवयवी कण अणु के रूप में होते हैं या परमाणु के रूप में होते हैं, तथा सभी परमाणु और अणु कैसे होते हैं, समान होते हैं। एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे आप देखें, HCONPKNA,
यहाँ पे देखेंगे सभी के सभी तत्व, ये कौन सा है, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम। ठीक, सारे तत्वों को आप देखें अकेले रूप में आ रहे हैं, एकल रूप में आते हैं। वे तत्व जो एकल परमाणु के रूप में आते हैं उन्हें कहते हैं हम परमाणु। वे तत्व जो एकल रूप में आते हैं, स्वतंत्र रूप में आते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम परमाणु के नाम से जानते हैं। अगर इन्हीं परमाणुओं का ये वर्गीकरण आप देख लीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूँ क्योंकि इसको मैं एक एक करके समझा रहा हूँ, तो बता देता हूँ। देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं अभी शुद्ध पदार्थों के बारे में। हमने ये कहा वे पदार्थ जिनके सभी अवयवी कण एक समान होते हैं। पानी हम कहेंगे शुद्ध पानी कब है, जब उसमें सारे कण H2O के होंगे। शुद्ध दूध कब है, जब उसमें केवल दूध ही दूध हो, किसी तरह की मिलावट ना हो। ऐसे ही मान लीजिए हमारे पास हाइड्रोजन है, ठीक है। अगर हमारे पास सारे के सारे कण हाइड्रोजन के एक पात्र में भरे सारे कण हाइड्रोजन के हैं, तो इसका मतलब हाइड्रोजन कैसी है, शुद्ध। कार्बन कैसा है, शुद्ध। तो देखिए अच्छा, जो चीज़ अकेली होती है वो हमेशा कैसी रहती है, शुद्ध ही होती है। हाइड्रोजन अगर अकेला होगा कोई मिलावट नहीं है, कार्बन अकेला है कोई मिलावट नहीं है, ऑक्सीजन है कोई मिलावट नहीं है। इसका मतलब ये सब कैसे हैं, शुद्ध पदार्थ। इन सभी पदार्थों को तत्व भी कहते हैं, और तत्व से ही तत्व मैंने बताया दो प्रकार के, इनको हम परमाणु भी कहते हैं। तत्व किसे कहते हैं, तो तत्व होता है वे पदार्थ जिनके अवयवी कण सभी अवयवी कण, या वे पदार्थ जिनके परमाणु या अणु सभी एक समान प्रकार के होते हैं। जैसे अब आपसे मैं कह रहा हूँ एक पात्र है, ठीक है, इसमें फास्फोरस भरा हुआ है और इसमें फास्फोरस के कितने कण हैं, 6 कण हैं। अगर 6 के 6 कण फास्फोरस है तो इसका मतलब क्या है, ये एक तत्व है। तो वे पदार्थ जिसके सभी अवयवी कण एक समान होते हैं क्या कहलाते हैं, तत्व के नाम से जानते हैं। यदि ये तत्व एकल अवस्था में पाए जाते हैं, यानी स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, तो इनको क्या कहते हैं, हम परमाणु के नाम से जानते हैं। तो ये सब आप देख सकते हैं, ये सब कैसे हैं, परमाणु। तो एक तो हमारे पास परमाणुओं का पता लग गया। दूसरा देखें अणु क्या होते हैं। फिर तत्व का दूसरा एक प्रकार होता है जिसको कहते हैं हम अणु। तो देखिए परमाणुओं के निश्चित संख्या में संयोग से बनने वाले तत्वों को अणु कहते हैं। कैसे, मान लीजिए हाइड्रोजन एक, दूसरा हाइड्रोजन, दूसरा ऑक्सीजन, क्या बन गया, H2O। ठीक, अब हमने क्या किया, H2O से गिलास भर लिया और मैंने बताया कि H2O से, जैसे यही पात्र ले लें, इसमें पानी भरा हुआ है, पानी भरा है तो ये कण भी H2O, ये भी H2O, सारे के सारे कण जो हैं 6 कण हैं, 6 के 6 क्या बने हैं, H2O। अर्थात वे पदार्थ जिनके सभी अवयवी कण समान होते हैं तत्व कहलाते हैं। और ये तत्व कौन से पदार्थ होते हैं, शुद्ध पदार्थ होते हैं, प्योर पदार्थ होते हैं। तो देखिए परमाणु तो कौन है यहाँ पे, अकेला हाइड्रोजन परमाणु, दूसरा हाइड्रोजन परमाणु, तीसरा हाइड्रोजन परमाणु। लेकिन परमाणुओं के एक निश्चित संख्या में संयोग से बने पदार्थों को क्या कहते हैं, हम अणु के नाम से जानते हैं। जैसे देखिए कार्बन है, हाइड्रोजनों ने मिलकर और ऑक्सीजन ने मिलकर H2O बना लिया, एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन मिल गए तो ये बन गया CH4, यानी मेथेन गैस बन गई। एक कार्बन प्लस O2 बन गया CO2, 2 ऑक्सीजन। तो कुल मिला के परमाणुओं के एक निश्चित मात्रा में संयोग से बने पदार्थों को अणु या मॉलिक्यूल नाम से जानते हैं। परमाणु को बोलते हैं एटम, तत्व को बोलते हैं एलिमेंट, और अणु को बोलते हैं मॉलिक्यूल। क्लियर है। तो ये हमारे पास अणु, परमाणु और मॉलिक्यूल के बारे में जानकारी हो गई। अब देखें आगे वर्गीकरण में आपने देखा शुद्ध पदार्थ हमारे पास 2 प्रकार के थे, एक तो तत्व हो गए, एक है यौगिक। यौगिक क्या होते हैं, तत्वों में तो आते हैं अणु या परमाणु। यौगिक असल में अणु का ही एक हिस्सा होता है, यौगिक, ठीक है। यौगिक बिल्कुल अणु ही होते हैं, लेकिन यौगिक में कम से कम 2 या अधिक परमाणुओं का होना आवश्यक है। जैसे मैं आपको एक बार समझाता हूँ, ज़्यादा अच्छा यौगिक कहते किसके, पहले परिभाषा देख लेते, वही है जो अणुओं की परिभाषा है।
यहाँ पे देखिए कितने परमाणु हैं, कितने प्रकार के परमाणु हैं, तो यहाँ 2 प्रकार के हैं, कार्बन और ऑक्सीजन। कुल परमाणु की संख्या 3 है। यहाँ पे 3 प्रकार के परमाणु, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो देखिए 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणुओं के निश्चित संयोग से, निश्चित का मतलब 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन, ये 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन, तो ये निश्चित है। मतलब C6H12O6 ग्लूकोज का सूत्र, तो ग्लूकोज का सूत्र कभी भी C7H12O6 नहीं हो सकता, C6H11O6 नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ कि परमाणुओं की निश्चित मात्रा में संयोग से बने जो पदार्थ होते हैं उनको क्या कहते हैं हम, यौगिक के नाम से जानते हैं। फिर से सुन लीजिए, 2 या 2 से अधिक, 2 तो हैं ये और ये 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के निश्चित अनुपात में संयोग से बने पदार्थों को यौगिक या कंपाउंड कहते हैं। इनका नाम है कंपाउंड। ठीक, अब हम इसको क्या है ज़्यादा अच्छी तरह उदाहरण से समझ सकते हैं कि आखिर साहब ये परमाणु, अणु और यौगिकों में अंतर क्या है। तो मैं ज़्यादा अच्छा है इसको एग्जाम्पल से समझा दूँ और उसके बाद परिभाषा के साथ भी बता दूंगा। देखें, परमाणु, इसको बोलते हैं हम एटम। एक होता है अणु, इसे बोलते हैं मॉलिक्यूल, और एक होता है हमारे पास क्या चीज, अणु के बाद यौगिक। ये तीनों कौन से प्रकार के पदार्थ हैं, ये हैं शुद्ध कंपाउंड। ठीक, अब देखें परमाणु क्या होते हैं। मैंने कहा था वे तत्व जो एकल अवस्था में पाए जाते हैं। एकल का मतलब HCONFCl। ऐसी अवस्था में अगर अकेला परमाणु दिखाई दे तो वो परमाणु है। ठीक है, अणु क्या होते हैं, परमाणुओं के संयोग से। तो देखें, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिल गए तो H2 बन गया, 2 हाइड्रोजन के मिलने से O2 बन गया, नाइट्रोजन मिल गए N2 मिल गया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिल गए H2O बन गया, CH4 बन गया, NO2 बन गया। ठीक, तो ये सब क्या है, अणु है। NaCl बन गया। ठीक, तो यहाँ पे देखें क्या है, अणु में समान प्रकार के परमाणु भी मिल सकते हैं। देखिए यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, दोनों समान है, और असमान प्रकार के परमाणु भी मिल सकते हैं। तो अणु वे यौगिक होते हैं, अणु वे पदार्थ होते हैं जिनमें समान प्रकार के या असमान प्रकार के परमाणु एक निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं। ठीक है, लेकिन यौगिकों में क्या है कि इनमें से देखिए CH4, NO2, NaCl, C6H12O6, ये सब क्या है, यौगिक। कैसे, अगर परमाणु, सभी परमाणु समान नहीं होते हैं तो वो केवल यौगिक होते हैं। अगर सभी परमाणु समान हो या असमान भी हो तो वो क्या कहलाते हैं, अणु। इसका मतलब हर एक यौगिक अणु है, लेकिन हर एक अणु यौगिक नहीं है। फिर से समझ लीजिए एक बार, अगर अकेले आते हैं तो क्या है, परमाणु। समान प्रकार के या असमान प्रकार के परमाणु एक निश्चित अनुपात में संयोग करें तो क्या बन जाएंगे, अणु। इनमें से ही, अणुओं में से निकले हैं यौगिक। इन अणुओं में से वे अणु जो असमान प्रकार के परमाणुओं से बनते हैं उनको क्या कहते हैं हम, यौगिक के नाम से। तो इस प्रकार से आप परमाणु, अणु और यौगिकों में अंतर कर सकते हैं। ये सब पदार्थ कैसे शुद्ध, कैसे शुद्ध होते हैं ये भी बता देता हूँ। जैसे आपसे कहा मैंने, एक जार लिया या एक बर्तन लिया, आपने तो कांच की बोतल ले ली, उसमें मेथेन गैस को भर लिया। ठीक है, तो उस पात्र में जितने भी कण होंगे सब किसके होंगे, मेथेन गैस के होंगे। इसका मतलब वह कैसा पदार्थ है, मेथेन का शुद्ध पदार्थ है। हाइड्रोजन भर लिया तो हाइड्रोजन शुद्ध है, अकेला हाइड्रोजन भर लिया तो हाइड्रोजन शुद्ध है, कार्बन अकेला है तो कार्बन शुद्ध है। तो ये सब कैसे हैं, शुद्ध पदार्थ है। अंतर फिर बता देता हूँ, एकल परमाणु है, एकल तत्व है तो परमाणु समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर या असमान परमाणुओं से मिलकर के बना है तो अणु, और इनमें से असमान परमाणु से मिलकर बने पदार्थ यौगिक कहलाते हैं, कंपाउंड कहलाते हैं। तो ये तो हमारे पास शुद्ध पदार्थों का वर्गीकरण। अब लेते हैं हम अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ इनको कहते हैं हम इम्प्योर।
मैटर या सब्सटेंस कह दीजिए, इम्प्योर यानी अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थों में आप जानते हैं सीधी सी बात है, मिलावट को ही अशुद्धि कहते हैं। और जब वो दो चीज़ों की मिलावट होती है तो उससे क्या बनता है, मिश्रण। तो असल में अशुद्ध पदार्थ अपने आप में मिश्रण होते हैं, मिश्रण को बोलते हैं मिक्सचर। ठीक है, दूध में पानी की मिलावट कर दी, दाल में कंकड़ों की मिलावट, ये सब अपने आप में मिश्रण है। लेकिन ये मिश्रण हमारे पास असल में दो प्रकार के होते हैं, एक होता है समांगी और एक होता है विषमांगी। फिर से देख लें, अब अशुद्ध पदार्थ की अगर आप परिभाषा देंगे तो खुद कैसे दे सकते हैं, दूध में पानी मिला दिया, तो बताइए उस पदार्थ में क्या सभी अवयवी कण समान हैं? नहीं है। क्यों? कुछ कण तो किसके हैं, दूध के, और कुछ कण किसके हैं, पानी के। तो वे पदार्थ जिनमें सभी अवयवी कण एक समान नहीं होते हैं, या जिसमें एक से अधिक प्रकार के घटक उपस्थित है, घटक का मतलब क्या होता है, पार्ट, हिस्से उसके, वे पदार्थ जिनमें एक से अधिक घटक उपस्थित रहते हैं तथा उसके सभी अवयवी कण समान नहीं होते, क्या कहलाते हैं, अशुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। तो ये हो गया हमारे पास, उसे हम मिश्रण भी कहते हैं, बता दिया, मिल गया तो मिश्रण कहलाया। मिश्रण दो प्रकार का है, समांगी और विषमांगी। अब समांगी और विषमांगी को आप इस तरह से समझें कि जब हम घर में चाय बनाते हैं या दूध गर्म करते हैं तो कैसे किया जाता है, सबसे पहले हमने दूध लिया, दूध के अंदर चीनी डाल दी, चीनी डालने पर अब आप उसको गर्म करिए, गर्म करने से क्या होगा, चीनी उसके अंदर मिल जाएगी। आपने एक गिलास भर के दूध लिया, आप उसका पहला घूंट पीजिए, पहले घूंट में आपको कुछ दूध का स्वाद और कुछ मिठास का स्वाद दोनों आते हैं, ठीक है। आप दूसरा घूंट पीजिए, उसके अंदर भी दूध का और मिठास का स्वाद आता है, तीसरे घूंट में भी वही चीज़ होती है। क्या पहला घूंट ज़्यादा मीठा लगता है या दूसरा ज़्यादा मीठा लगता है या तीसरा? देखने में आएगा कि हमको सारे घूंट समान रूप से दूध का और मिठास का समान स्वाद देते हैं, ठीक है। जितना मीठा पहला घूंट लगा उतना ही दूसरा, उतना ही तीसरा, उतना ही चौथा। अगर मान लीजिए जैसे भिन्न प्रक्रिया होती तो ऐसा होता, पहला घूंट बिल्कुल फीका लग रहा है, दूसरा घूंट बहुत मीठा लग रहा है, तीसरा फिर फीका, तो इसका मतलब हमें पता ही नहीं पड़ता कि हमारा दूध मीठा है या फीका। तो आप जानते हैं कि ऐसा नहीं होता, सारा स्वाद समान प्रकार का होता है। चाय का आप एक कप पी लीजिए, चाहे भगोनी भर के पी लीजिए, अगर एक ही प्रकार की चाय बनी है तो आपको समान स्वाद उसके अंदर आता है। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ, ऐसे मिश्रण जिनमें पूरा स्वाद एक जैसा है उसे कहेंगे समांगी। तो स्वाद एक जैसा क्यों आया, असल में हुआ ये है कि देखिए चाय के अंदर या दूध के अंदर दूध अनुपात चीनी, ठीक है, जितना दूध का चीनी के साथ अनुपात पहले हिस्से में है उतना ही दूसरे घूंट में, उतना ही तीसरे घूंट में। तो वे मिश्रण, सम का मतलब समान है, अनुपात, वे मिश्रण जिनमें अवयवों का अनुपात प्रत्येक भाग में समान होता है क्या कहलाता है, समांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे हमारा रूम है, उसके कोने बना दे हम चार, 1 2 3 4, इसमें बच्चे बैठाने हो, 4 बच्चे यहाँ बैठा दिए, 4 यहाँ पे, 4 वहाँ पे, 4 वहाँ पे, सभी तरफ समान बच्चे हैं, इसका मतलब मिश्रण कैसा बन गया, समांगी। तो फिर से देख लें, वे मिश्रण, अच्छा एक चीज़ और समझें, जैसे मैंने बताया दूध और चीनी का मिश्रण बन गया तो उसमें दो अवयव हो गए, एक दूध और चीनी। इन दोनों अवयवों का अनुपात यदि प्रत्येक भाग में, प्रत्येक हिस्से में समान है तो ऐसे मिश्रण क्या कहलाते हैं, समांगी मिश्रण। वे मिश्रण जिसमें अवयवों का अनुपात प्रत्येक हिस्से में समान होता है, समांगी मिश्रण। विषमांगी क्या होंगे, जैसे अब आपके पास एक एग्जाम्पल है दाल और कंकड़ों का मिश्रण, ठीक है। इसका क्या एग्जाम्पल होता है, आप लोगों के लिए 1 किलो दाल देते हैं, उसमें 15-20 कंकड़ डाल दिए, आप क्या कीजिए, दाल के 8 हिस्से कर लो, 4 कर लो। तो आप ये बताइए, ये आपके पास दाल है, इसके आपने 4 हिस्से कर दिए, ठीक है, दैनिक जीवन के हिसाब से बताएंगे, और आपसे कहा जाए कि इसमें से आपको कंकड़ बीनने हैं, तो बताइए, मान लीजिए 16 कंकड़ डाले हमने, तो क्या चारों हिस्सों में 4-4 कंकड़ आएंगे, किसी में 5 आ सकते, किसी में 3, किसी में 2, किसी में ज़्यादा आ सकते हैं। तो ये कोई निश्चित नहीं होता कि हर हिस्से में, हमने तो क्या किया, हमको थाली में डाल दी और ये कहा इसको साफ करो, हमने 4 हिस्से बना लिए, तो किसी हिस्से में हो सकता है एक भी कंकड़ नहीं आए, किसी में 4 आ जाए, किसी में 10 आ जाए, किसी में 3 आ जाए। तो इसका मतलब कंकड़ों की संख्या हर किसी में अलग अलग हो सकती है। तो यहाँ पर प्रत्येक हिस्से में
दाल और कंकड़ों का अनुपात समान नहीं है तो ऐसे मिश्रण कहलाते हैं विषमांगी मिश्रण। तो वे मिश्रण जिसमें अवयवों का अनुपात प्रत्येक हिस्से में समान होता है समांगी है, और वे मिश्रण जिसमें प्रत्येक हिस्से में कणों का अनुपात समान नहीं होता है उसे कहते हैं अवयवों का अनुपात समान नहीं होता, क्या कहलाते हैं, विषमांगी। तो हमारे पास तीन तरह के पदार्थ हो गए। कुल मिला के हमने दो पढ़े, एक शुद्ध और एक अशुद्ध। शुद्ध में मैंने बता दिया कौन से होते हैं, और अशुद्ध का भी एग्जाम्पल मैंने बता दिया। अब देखें, अब ये मिश्रण का कुछ एग्जाम्पल हमारे डेली लाइफ में। तो जो आभूषण होते हैं उनमें देखिए, जैसे सोने के आभूषण बनते हैं, शुद्ध सोने से कभी आभूषण नहीं बनते, सोना और पीतल बनते हैं, ठीक है। सामान्यतः 95% सोना और 5% पीतल होता है, ठीक है। 95 और 5 का अनुपात होता है इनके अंदर। अब आप मान लीजिए सोने की एक चूड़ी आपने ली, इसमें क्या किया जाता है, सोने को गर्म करते हैं, पीतल को गर्म करते हैं और दोनों का मिश्रण बना लेते हैं। अब आपने क्या किया, सोने के उस कंगन को कहीं से भी छोटा सा टुकड़ा काट करके उसको नाप के देख लीजिए, उनका मतलब मेजरमेंट कर लो, तो हर हिस्से में 95 भाग तो सोना निकलेगा और 5 भाग कैसा निकलेगा, पीतल निकलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, वो कैसा मिश्रण है, एक समांगी मिश्रण है। समझ गए, समांगी का मतलब ये होता है। अब देखें आगे, एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, ये तो पदार्थों के बारे में। देखिए हमने 3 तरह के पदार्थ पढ़े थे, ठोस, द्रव और गैस। ये 3 अवस्थाएं असल में पदार्थों की। अगर कोई वस्तु को हम गर्म करें, गर्म करने का चिन्ह देखिए ये लगता है त्रिभुज, जिसको हम डेल्टा का चिन्ह कहते हैं। कौन सा चिन्ह है, डेल्टा। अगर ठोस को द्रव में गर्म, जैसे बर्फ है, गर्म करने का मतलब जरूरी नहीं है हर बार लौ देनी पड़े। जैसे बर्फ किस पे रखी रहती है, 0 डिग्री से कम ताप पे या 0 डिग्री पे फ्रीज के अंदर रखिए, उसको कमरे के बाहर, उसको बाहर निकालिए फ्रीज से, कमरे का ताप कितना है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड, अंदर 0 था, तो वो बर्फ अपने आप क्या हो रही है, गर्म। 0 की तुलना में 1 डिग्री पर लाना, 2 डिग्री पर लाना मतलब गर्म करना है। तो अगर ठोस पदार्थ गर्म होकर के द्रव में बदला है तो इसे कहते हैं, इस घटना को कहते हैं हम गलन। क्या कहते हैं, गलन। गल गया है, पिघल गया है, ठीक है। गलन को इंग्लिश में बोलते हैं फ्यूजन, ठीक। अगर कोई चीज द्रव से गैस में बदली है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम वाष्पन। क्या बोलते हैं, वाष्पन। और ये है वेपोराइजेशन, ठीक। ठोस से द्रव में बदले तो क्या है, गलन। द्रव से गैस में बदले, पानी से, देखिए बर्फ से पानी बना तो गल गया, ठीक है, और द्रव से गैस बन गई तो क्या हुआ, भाप बन गई है, यानी पानी से भाप बने तो वाष्पन, वेपोराइजेशन। अब उल्टा एक काम और होता है, कई बार ठोस से सीधा हमारे पास गैस बन जाती है, द्रव अवस्था से नहीं। जैसे आरती के समय पे जब पूजा पाठ करते हैं, आरती करते हैं हम लोग, तो आरती के समय क्या करते हैं, कपूर डालते हैं उसके अंदर, ठीक है। कपूर डालते ही क्या होता है, वो जलता है, और जलते ही क्या होता है, उसकी कोई द्रव अवस्था नहीं आती, सीधी गैस अवस्था में बदल जाता है। तो वे ठोस जो सीधे गैस अवस्था में बदल जाते हैं, तो ये घटना कहलाते हैं ऊर्ध्वपातन। किस नाम से जानी जाती है, ऊर्ध्वपातन। इसको कहते हैं हम सबलिमिनेशन, सबलिमिनेशन। तो देखिए 3 घटनाएं हमारे पास है, ठोस से द्रव में बदलना मतलब गलन, फ्यूजन, द्रव से गैस में बदलना वाष्पन, और गैस से ठोस में बदलना ऊर्ध्वपातन। अब उल्टा देखते हैं, अगर किसी वस्तु का गैस से द्रव के अंदर बदल रही है, ठीक है, गैस से किस में बदल रही है, द्रव में, तो इसे कहते हैं हम संघनन। किस नाम से जानते हैं, संघनन, ठीक। और संघनन का मतलब होता है कंडेंसेशन, कंडेंसेशन। और द्रव से अगर ठोस के अंदर बदल रही है तो इसे कहते हैं हम हिमन की घटना, ठीक है, इसे बोलते हैं फ्रीजिंग। ऐसे एग्जाम्पल कम है कि गैस से सीधा ठोस में बदले। तो आप लोग देखिए, अगर ऐसी कोई घटना होगी तो हमको उसको प्रति ऊर्ध्वपातन कह सकते हैं, एंटी सबलिमिनेशन। लेकिन ऐसी कम घटना है। अब तो इसको देख लें, ठोस से द्रव में बदला गलन, द्रव से गैस में बदला वाष्पन,
गैस से द्रव में बदला संघनन और द्रव से लेकर के ठोस में बदला हिमन। तो ये हमारे पास अवस्था परिवर्तन के कुछ पॉइंट हैं, इंग्लिश मैंने इनकी बता दिए। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, कल हम मात्रकों के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।